नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आइए सीधे तौर पर आज के सेशन को हम लोग करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि आज क्या कुछ चीजें नई हैं आपके लिए। और करंट अफेयर्स का सेगमेंट वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग जानते होंगे। और मैं आपसे बार बार कहता हूं कि अगर आपको अंतिम रूप से सफलता चाहिए तो करंट अफेयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपके एग्जाम के लिए होता है, राइट। तो आइए सीधे आज के टॉपिक पर हम आते हैं सीधे। कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि भाई बताइए साल 2026 में गणतंत्र दिवस विशेष रूप से क्यों महत्वपूर्ण है? संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के कारण, या वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के कारण, या आजादी के 80 वर्ष पूरे होने पर, या फिर नए राष्ट्रीय गीत की घोषणा के कारण। तो आप बताइए कि क्या होगा इसका एग्जैक्टली आंसर क्या हो जाएगा। अगर आपने नहीं बताया तो आज बता दीजिए पुनः से कि इसका एग्जैक्टली अंतर जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी 3 दिवसीय भारत यात्रा पे थे और इस यात्रा के दौरान कई सारे महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर साइन किया गया। और आप जानते होंगे कि जापान दरअसल भारत का क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदार देश है। भारत ने मेट्रो के विकास आदि के लिए कई प्रकार की योजनाओं के लिए जो है जापान से लोन लिया हुआ है, कर्ज लिया हुआ है, और जापान ने कई प्रकार की योजनाओं पर फंडिंग यहां पर की हुई है। जापान के बारे में खास बात यह भी है कि यह रिंग ऑफ फायर में स्थित एक देश है। रिंग ऑफ फायर में स्थित देश वो होते हैं जहां पर भूकंप लगातार आते रहते हैं। क्या इसका रीजन होता है? संभवतः आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो सर्च कीजिएगा, ठीक है। मैंने कई बार आपको बताया कि रिंग ऑफ फायर वाली कंट्री क्या होती हैं। आपके एग्जाम में रिंग ऑफ फायर में कौन कौन सी कंट्री आती है यह भी प्रश्न पूछा जाता है। भाई साहब दिल दिमाग को खोल के बैठा करो मेरी क्लास में। एक एक बात जो मैं बताता हूं सारी की सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। अब आप दिमाग को स्लिप करवाते हैं, क्या करते हैं मुझे नहीं पता है। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि एकदम प्रॉपर तरीके से आपको कंसंट्रेट करके आपको क्लास लेनी है, ठीक है। तो अभी जापान के जो विदेश मंत्री हैं वो भारत की यात्रा पर थे और उन्होंने अभी क्या किया है, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। दोनों नेताओं की यह बैठक भू राजनीतिक यानी कि जियोपॉलिटिक्स उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रहे हिंद प्रशांत देशों के बीच रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में अहम मानी जा रही है। आप जानते होंगे इंडो पैसिफिक रीजन, मैंने कई बार कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र भारत के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें जो अभी फ्लक्चुएशन जो आ रहा है, जो उतार चढ़ाव आ रहा है, जो प्लस माइनस हो रहा है, इस चीज को लेकर के चिंता व्यक्त की जा रही है। और ऐसे में जापान के विदेश मंत्री का भारत आना और इन सारे मुद्दों पर साइन करना, बातचीत करना निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में जो उतार चढ़ाव है उसको क्या करेगा, कम करने का प्रयास करेगा, ठीक है। हिंद प्रशांत क्षेत्र भारत के दृष्टिकोण से क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर अंतरराष्ट्रीय संबंध में आपके प्रश्न आता है, इसको आप क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा, राइट। चलिए, जापान ने भारतीय नागरिकों के लिए अपने वीजा नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं और यही आपके लिए क्या हो जाएगा, अभी आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये जो पॉइंट मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, यानी कि इसके तहत जापान का जो वैध वीजा रखेगा, उस जापान के वैध वीजा रखने के साथ साथ आप कई अन्य देशों की यात्रा कर पाएंगे। वही बात आज यहां पे लिखी गई है। यानी कि इसके तहत जापान का वैध वीजा रखने वाले, यानी कि अगर जापान का वैध वीजा रखते हैं तो भारतीय यात्रियों को कई अन्य देशों की यात्रा में भी सुविधा मिल जाएगी। यानी आपके पास जापान का वीजा है तो बॉस आप न सिर्फ जापान की यात्रा कर पाएंगे अपितु जापान के साथ कई अन्य देशों की यात्रा भी कर पाएंगे। वह देश कौन कौन से हैं, आइए आगे हम चर्चा कर लेते हैं। नए नियमों के अनुसार वैध वीजा यानी कि वैध वीजा वाले भारतीय पासपोर्ट होल्डर अब 7 अन्य देशों की यात्रा कर सकेंगे। ये देश कौन कौन से हैं? यूरोप, एशिया, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अमेरिका में स्थित हैं और यात्रा संबंधित देशों की शर्तों पर निर्भर करेगी। इन देशों में कौन कौन आएगा? जॉर्जिया, फिलीपींस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, ताइवान, मोंटेनेग्रो और मैक्सिको को इसमें शामिल किया गया है। यानी कि अगर आपके पास वैध वीजा है किसका, जापान का, तो आप जापान के इन कंट्रियों में आप क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ा हस्ताक्षर अभी हाल ही में जो है किया गया है भारत के साथ में। भारत और जापान वर्ष 2027 में अपनी रणनीतिक साझेदारी के 75 वर्ष पूरा करेंगे। वहीं इसी साल जापान की फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रणनीति की 10वीं वर्षगांठ भी है। बॉस ये क्या है, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रणनीति? जरा इसको मुझे आप लोग बताइए, आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से और आपके प्री के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री के लिए फैक्चुअल डेटा यही हो जाए कि भैया ऐसी कौन सी वर्षगांठ है, आप कहेंगे 10वीं है, लेकिन ये है क्या, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रणनीति या स्ट्रैटेजी क्या है? प्लीज आप इसको जरा एक्सप्लेन कीजिएगा मुझे, इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको टिक लगाइएगा तुरंत ऑन स्पॉट। चलिए, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के क्षेत्र में
सहयोग को बढ़ाने के लिए जापान इंडिया एआई को ऑपरेशनल इनिशिएटिव के तहत जापान भारत एआई स्ट्रैटेजिक डायलॉग को और मजबूत किया गया है। इसके साथ ही क्वाड सहयोग को दोहराते हुए दोनों देशों ने समुद्री डोमेन अवेयरनेस, सुरक्षित समुद्री संचार मार्गों और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर को साझा की प्रसन्नता बताया है। अब भाई बताओ, इसमें से एक पॉइंट और आ गया, क्वाड का आपने लोगों ने नाम सुना होगा, क्वाड का जरा बताओ कि क्वाड क्या है और क्वाड में कौन कौन सी कंट्री आती हैं, इसका नाम मुझे बताओ। क्योंकि मैंने आपको एक बार नहीं, मैंने 10 बार बताया, 20 बार बताया है कि क्वाड क्या होता है, क्वाड की इंपॉर्टेंस भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या है और क्वाड की स्थापना कब की गई थी, क्वाड की स्थापना क्यों की गई थी। जरा मुझे क्वाड के बारे में आप लोग तुरंत कमेंट करके बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वाड अक्सर आपके एग्जाम पूछाता है। कुल कितने देशों का समूह है क्वाड और भारत के परिप्रेक्ष्य में क्वाड की क्या महत्ता है, यह भी आप मुझे बता सकते हैं अगर आप बता पाए, या फिर आप टास्क के रूप में लिख लीजिए इसको कि आज आपको क्या करना है, टास्क के रूप में जो है आपको इसको पढ़ना है। एक टास्क तो ये हो गया कि आपको क्वाड के बारे में पढ़ना है और दूसरा जो टास्क मैंने आपको दिया था, ये वाला दिया था कि भाई बताओ ये आपका जो है कहां गया, ये फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, ये क्या होती है, इसको भी आपको पढ़ना है। तो 2 टास्क आपको, एक टास्क क्वाड वाला और एक टास्क आपका ये वाला, प्लस कर लीजिए इसमें, ठीक है। तो दोनों चीजें आपको पढ़नी है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको जरूर पढ़ेंगे, राइट। चलिए अब आपके सामने प्रश्न आ गया छोटा सा कि जापान का वैध वीजा वाले भारतीय नागरिक किन देशों की यात्रा कर सकते हैं, निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है। यानी कि कौन सा ऐसा देश है जिसमें से एक देश ऐसा जो शामिल नहीं है उस यात्रा में, मतलब उस वीजा में। तो जॉर्जिया है, सिंगापुर, थाईलैंड या मैक्सिको में से कौन सा ऐसा देश है जो जापान का वैध वीजा रखने पर उस देश की यात्रा नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो थाईलैंड है, सिंगापुर, जॉर्जिया, मैक्सिको में से क्या एक हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, बताइए, सोचो एंड उसका आंसर दीजिए प्लीज तुरंत फटाक से, मुझे देर नहीं लगना चाहिए, है ना, किसी भी रूप में। चलिए संभवतः इसका आंसर सी होना चाहिए क्या, बिल्कुल सही बात है, थाईलैंड नहीं कर पाए, ठीक है, सी डायरेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपके लिए, दीपक राघवन फैमिली फाउंडेशन एक्सेलेरेटर प्रोग्राम, ये अभी चर्चाओं में है। क्यों चर्चाओं में है, आइए इसको देखते हैं। रिसर्च से संबंधित एक योजना है और संभवतः आईआईटी दिल्ली के द्वारा, बिल्कुल सही बात है, आईआईटी दिल्ली के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। रिसर्च और इनोवेशन को और मजबूत करने के लिए, शोधार्थियों को और ज्यादा जो है आगे बढ़े, उसके लिए इस प्रकार की एक योजना लॉन्च की गई जिसका नाम है दीपक राघवन फैमिली फाउंडेशन एक्सेलेरेटर प्रोग्राम। यानी कि आईआईटी दिल्ली का एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसका नाम है दीपक राघवन फैमिली फाउंडेशन एक्सेलेरेटर प्रोग्राम। ठीक है, इसका नाम आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, क्या इसका मोटो है, इसका मोटो है आईआईटी दिल्ली के होनहार और यानी कि जो टैलेंटेड और जो यूथ प्रोफेसर हैं उनको रिसर्च में आगे बढ़ने में क्या करना है, मदद करना है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप जानते होंगे यूनिवर्सिटीज में और अन्य रिसर्च सेंटर में रिसर्च के नाम पर सिर्फ लैब होती हैं, लेकिन लैब में वो मशीनें नहीं होती हैं और उन मशीनों को चलाने के लिए या नए प्रकार की मशीनों को लाने के लिए सरकार फंड शायद इतना नहीं देती है। तो इसी प्रकार की योजना एक ऐसी है कि दिल्ली आईआईटी दिल्ली ने अपने जो यूथ प्रोफेसर हैं उनको और डेवलप करने के लिए, उनको और आगे बढ़ाने के लिए, भाई आप खूब रिसर्च करिए और आगे बढ़िए और देश को आगे बढ़ाइए, उसके लिए इस प्रकार की योजना शुरू की गई है। इसके तहत 45 साल या उससे कम उम्र के शिक्षकों को 5 साल के लिए एंडोल्ड चेयर प्रोफेसर बनाया जाएगा। आईआईटी दिल्ली के मुताबिक ऐसे फैकल्टी को रिसर्च के लिए अलग से फंड मिलेगा और इसके अलावा रिसर्च स्टाफ भी आपको दिया जाएगा कि जिनके साथ में बैठ करके आप रिसर्च को कंप्लीट कर पाएंगे। इट्स वेरी वेरी गुड। इसी परिप्रेक्ष्य में आपको एक बात और अच्छी बताऊं, भोपाल की एक यूनिवर्सिटी है वीआईटी, आप शायद जानते होंगे, और वहीं पर हमारे बड़े भाई साहब जो है असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। बहुत अच्छी बात है बीआईटी भोपाल की कि बीआईटी भोपाल ने, क्योंकि केमिस्ट्री से एमएससी केमिस्ट्री से रहे हैं और उसके बाद आईआईटी खड़गपुर से उन्होंने पीएचडी किया और फिर पोस्ट डॉक आईआईटी बॉम्बे से किया उन्होंने। तो उनके लिए वीआईटी ने दरअसल पूरी फंडिंग की हुई है, पूरी लैब अच्छे से दी हुई है कि बॉस आप रिसर्च कीजिए। भाई की मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी रिसर्च है, कई सारे पेपर्स बहुत कम टाइम में उन्होंने पब्लिश करवा ली हैं, 1 सवा साल 1.5 साल के अंदर। तो वीआईटी ने इसके लिए अलग फंड जारी किया है, पर्सनली फंड जारी किया कि भाई आप रिसर्च करो, हम आपको खूब फंड देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत महंगी महंगी मशीनें तक मंगवाई गई हैं। ये अपने आप में शिक्षा जगत में अगर विश्वविद्यालय ऐसा काम करें निश्चित तौर पर बहुत अच्छी बात होगी। और वीआईटी भोपाल को इसके लिए धन्यवाद देता हूं मैं कि अगर ऐसे प्रोफेसर को आप यंगेस्ट को बढ़ाते, क्योंकि मेरे से 2 साल बड़े हैं वो मात्र, ठीक है, और उनके लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज को दिया गया है वहां पर, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक इसी प्रकार से आईआईटी दिल्ली ने ऐसा काम किया है। इसी परिप्रेक्ष्य में जो मेरी यूनिवर्सिटी गुरु कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में, वह भी इस मामले में बहुत आगे है और रिसर्च में और तेजी के साथ वो काम कर रही है ना। चलिए
आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो है, जो भी आवश्यक, जो भी आपके संसाधन होंगे, रिसोर्सेज होंगे, वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। और फैकल्टी बिना रुकावट अपनी रिसर्च कर सके और साथ साथ पढ़ाई से जुड़ी एकेडमिक जिम्मेदारियां भी निभा सके। यानी कि एकेडमिक, ऐसा नहीं कि प्रोफेसर केवल रिसर्च करेंगे, नहीं, रिसर्च के साथ साथ में जो इनकी एकेडमिक नॉलेज है, जो एकेडमिक इनका जो वर्क है वह भी करेंगे। यानी कि टीचिंग भी करेंगे और टीचिंग के साथ साथ में क्या करेंगे, वह रिसर्च भी करेंगे। यह एक बहुत अच्छी बात है अपने आप पे, राइट। हर 5 साल में एक पूरी तरह से फंडेड पीएचडी फेलोशिप भी दी जाएगी। पीएचडी फेलोशिप के यह छात्र चेयर प्रोफेसर के साथ मिलकर के काम करेंगे और उन्हें भारत एवं विदेश में होने वाली कॉन्फ्रेंस में जाने का मौका भी मिलेगा, जिससे उन्हें अंतरराष्ट्रीय अनुभव भी मिल सकेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है आईआईटी दिल्ली की। इसके लिए आईआईटी दिल्ली को मेरी तरफ से साधुवाद है ना। चलिए, आईआईटी दिल्ली द्वारा शुरू किए गए एक्सलेटर कार्यक्रम का नाम क्या है? रामानुजन रिसर्च एक्सलेटर प्रोग्राम, दीपक राघवन फैमिली फाउंडेशन एक्सलेटर प्रोग्राम, युवा प्रोफेसर रिसर्च मिशन, या फिर आईआईटी दिल्ली इनोवेशन एक्सलेटर। क्या हो जाएगा बॉस? अभी हमने जस्ट इसको बताया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर मुझे जरूर बताएंगे। क्या हो जाएगा इसका आंसर एग्जैक्टली बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना, ये होगा। चलिए नाउ नेक्स्ट टॉपिक, भारत गल्फ फूड 2026 पहली बार भारत इसकी मेजबानी कर रहा है, इसीलिए चर्चाओं में है। यानी कि भारत गल्फ फूड 2026 में 161 प्रदर्शकों के माध्यम से अपने विविध कृषि खाद्य इकोसिस्टम का प्रदर्शन करेगा। कौन? भारत करेगा। यानी कि इसकी मेजबानी भारत को पहली बार मिली है और इसी प्रदर्शन में दरअसल भारत अपने विविध कृषि खाद्य इकोसिस्टम, यानी कि जो भी हमारे यहां पर जो भी फूड में जो वैरायटीज होती हैं अलग अलग प्रकार की, उनका क्या करेगा? प्रदर्शन करेगा, जिससे हमारी छाप अंतरराष्ट्रीय जगत में दिखाई देगी, ठीक है। पहली बार भारत को गल्फ फूड 2026 में भागीदार देश यानी कि पार्टनर कंट्री के रूप में दर्जा दिया गया है और यह हो जाएगा आपके लिए इंपॉर्टेंट। एक बात में बहुत महत्वपूर्ण मैं आपसे कह देता हूं, मैं जितने प्रश्न आपको कराता हूं वो सारे के सारे प्रश्न क्या होते हैं? बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आप इसको करते कि नहीं करते मुझे नहीं पता है, अगर आप करते चलेंगे मैं आपसे दावा करता हूं कि किसी भी मैगजीन को आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। बस आप 40 मिनट 35 मिनट मेरे को दे दीजिए, इससे न सिर्फ आपका करंट अफेयर्स रेडी होगा बल्कि इसके साथ साथ में मुख्य परीक्षा पीसीएस की भी तैयारी हो जाएगी और साथ ही साथ में जो है आपका जीएस का एक बड़ा कंटेंट रेडी हो जाएगा। लेकिन आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा बॉस, टाइम पास कीजिएगा, चटियाइएगा तो कुछ नहीं कर पाइएगा, सीधी सी बात है, राइट। चलिए, गल्फ फूड 2026 जो कि एक बड़ा आयोजन है, इसमें कृषि यानी कि एग्रीकल्चर और प्रसंस्कृत यानी कि प्रोसेसिंग खाद्य उत्पाद यानी कि फूड प्रोडक्ट निर्यात विकास प्राधिकरण के माध्यम से भारत क्षेत्र विशिष्ट कृषि उत्पादों, जीआई टैग वाले उत्पादों, जैविक उत्पादों और वैल्यू एडेड खाद्य उत्पादों को क्या करेगा? प्रदर्शित करेगा अपने यहां पे, ठीक है। चलिए, एपीडा गल्फ फूड 2026 में भागीदार देश के दर्जे के तहत दुबई के प्रमुख स्थानों पर व्यापक ब्रांडिंग और उच्च प्रभाव वाले प्रचार अभियानों का संचालन कर रहा है। इसमें मेट्रो स्टेशनों पर ब्रांडिंग, बस रैप्स, गैस स्टेशन यानी कि तरीके से ये अलग अलग जगहों पर प्रदर्शनी आदि लगाई जा रही है। चलिए बताइए बॉस, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? जिसको हिंदी समझ नहीं आती है चुपचाप से इंग्लिश की तरफ देख ले, है ना, पढ़ ले। बताइए, गल्फ फूड 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, गल्फ फूड 2026 में भारत पहली बार भागीदार देश के रूप में शामिल हुआ है। बिल्कुल सही बात है। भारत इस आयोजन में एपीडा के माध्यम से जीआई टैग, जैविक तथा वैल्यू एडेड खाद्य उत्पादों का प्रदर्शन करेगा। बिल्कुल सही बात है। एपीडा द्वारा गल्फ फूड 2026 के दौरान दुबई में मेट्रो स्टेशनों, बस रैप्स और गैस स्टेशनों पर ब्रांडिंग की जा रही है। बिल्कुल की जा रही है। पूछ रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो मुझे लगता है कि तीनों कथन सही है इसमें से, यानी कि 1 2 3 कहां पर लिखा है? सी वाले में लिखा है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। बॉस एक बात और ध्यान रखिएगा, जीआई टैग अभी हाल फिलहाल में किन किन पदार्थों को, किन किन वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया है पूछा जाता है एग्जाम में, तो एग्जाम के पहले पूरी लिस्ट एक बना लीजिएगा कि हाल फिलहाल में किन किन को जीआई टैग से दिया गया है। जीआई टैग इसको भौगोलिक संकेतक कहते हैं, है ना। तो ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन अपने यहां पे उन पदार्थों को दिया जाता है, किन को दिया जाता है? जीआई टैग किन पदार्थों या किन उत्पादों को दिया जाता है बॉस? बताइए, आपके एग्जाम में हर हाल में आता है प्रश्न इससे, ठीक है। इसको रेडी कर लीजिएगा, ये भी आपके टास्क के रूप में है, रेडी करना है आपको, ओके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती अभी आप जानते हो कि 23 जनवरी को हर साल मनाई जाती है, पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाई जाती है ना। इस दिन को भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया है।
कब से किया है? ये किया है दरअसल भारत ने 19 जनवरी 2021 से कोई निर्णय लिया था कि नेताजी की जयंती को 23 जनवरी से हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेताजी के बारे में आप जानते होंगे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो जैसे नारे दिए थे। उन्होंने अपनी अलग सरकार भी बनाई थी जिसको कई देशों ने मान्यता भी दी थी। हालांकि बाद में उनके रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई और आज तक उनके मौत की एग्जैक्ट जानकारी किसी के पास नहीं है। राइट। जन्म होता है 23 जैन 1897 को कटक उड़ीसा में। पिता का नाम जानकीनाथ बोस था, माता का नाम प्रभावती देवी था। प्राथमिक शिक्षा इनकी कटक में हुई। उसके बाद विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में स्नातक किया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड से भी शिक्षा उन्होंने प्राप्त किया था। 1919 में आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन 1921 में त्याग पत्र देकर के स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। आईसीएस जिसको आजकल हम लोग सिविल सर्विसेज के नाम से जानते हैं, यूपीएससी जो कि एग्जाम कराता है आपका, है ना, पहले आईसीएस बोलते थे इसको। और 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की। यह फैक्ट आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसको राइट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको राइट करिएगा अपनी कॉपी में। चलिए, 1939 में पुनः अध्यक्ष चुने गए। त्रिपुरी अधिवेशन के दौरान विचारधारात्मक मतभेद के कारण कांग्रेस से अलग हो गए थे अपने आप में, ठीक है, कांग्रेस इनकी नहीं पटी थी। चलिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की इन्होंने स्थापना की थी। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की थी। आप जानते हो कि बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट यह भी है। और इसके अलावा आजाद हिंद फौज, ठीक है, का पुनर्गठन किया गया 1943 में। आजाद हिंद सरकार की स्थापना 21 अक्टूबर 1943 को की गई। सिंगापुर में भारत की अस्थायी स्वतंत्र सरकार बनी थी अपने आप में। नारा दिया उन्होंने, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और दिल्ली चलो का नारा भी दिया। आजाद हिंद सरकार को मान्यता दी गई थी। जापान, जर्मनी, इटली, बर्मा, फिलीपींस जैसे सहित 9 देशों के द्वारा दरअसल आजाद हिंद सरकार को मान्यता दी गई थी। इसके अलावा रानी झांसी रेजिमेंट की भी स्थापना की थी और यहां महिलाओं की पहली सैन्य टुकड़ी थी अपने आप पे। तो ये कुछ फैक्चुअल डेटा थे जो कि नेताजी से रिलेटेड थे, आपको पता होने चाहिए। चलिए, नेताजी की उपाधि जर्मनी में दी गई, शेरे हिंद के नाम से भी प्रसिद्ध रहे हैं ये। रहस्यमय मृत्यु हो गई इनकी कब? 18 अगस्त 1945 को ताहयोक जो है ताइवान विमान दुर्घटना कहा जा रहा है। तो ये कई सारी चीजें हैं जो इनके बारे में आपको जाननी जरूरी थी। चलिए भाई साहब, याद कर लीजिएगा, बहुत ये सब क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए, अब आप बताइए क्या हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस रूप में मनाया जाता है, किस रूप में घोषित किया गया था? बेता दिवस के रूप में, स्वर्ण दिवस के रूप में, पराक्रम दिवस के रूप में, या फिर बलिदान दिवस के रूप में? बताइए क्या हो जाएगा। बहुत आसान सा उत्तर है इसका, तो बहुत ही आसान है, पराक्रम दिवस, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में उद्घाटित ग्रंथ कुटीर का अभी जो है एक तरीके से इसका आयोजन किया गया है। एक भारत श्रेष्ठ भावना के अंतर्गत ग्रंथ कुटीर क्या है, इसका महत्व और क्या चीजें हैं, यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 23 जनवरी 2026 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के अवसर पर इसका उद्घाटन किया। किसका? जो ये आप ग्रंथ कुटीर देख पा रहे होंगे, इसमें क्या होगा? शास्त्रीय भाषाओं का संग्रह किया जाएगा, यानी कि इसमें भारत की सभी 11 आधिकारिक शास्त्रीय भाषाओं की दुर्लभ पांडुलिपियां और पुस्तकें रखी गई हैं। अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बांग्ला को इस सूची में शामिल किया था, जिससे कुल संख्या 11 हो गई थी। तो ये सारी सूची इसमें दी गई, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इसलिए अभी चर्चाओं में है और ये इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब प्रश्न यहां से आपके बन जाएगा कि अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में उद्घाटित, ठीक है, ग्रंथ कुटीर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ए ऑप्शन, राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक चित्रों का प्रदर्शन करना, भारत की सभी 11 शास्त्रीय भाषाओं के साहित्य और पांडुलिपियों का संरक्षण एवं प्रदर्शन करना, सी विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के लिए एक आधुनिक विश्राम गृह बनाना, डी भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की वंशावली का रिकॉर्ड रखना। क्या हो जाएगा इसका एग्जैक्टली आंसर? जल्दी से मुझे कमेंट करके क्या बताइए बॉस, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये आपका ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर, यही ना होगा, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फिश वेस्ट डंप सिटी कौन बन गया भाई साहब? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है। ये हो जाएगा आपका क्या? आपका हो जाएगा ये लखनऊ, ठीक है। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में है नहीं भाई साहब, याद रखिएगा। यानी कि लखनऊ ने कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत किया है, जिसके की पॉइंट्स नीचे हैं। 100% वैज्ञानिक प्रसंस्करण, ठीक है, साइंटिफिकली जो प्रोसेसिंग इसकी की गई है। लखनऊ अब प्रतिदिन निकलने वाले लगभग 1500 से 1600 टन कचरे का पूरी तरीके से क्या कर रहा है?
निस्तारण कर रहा है। बहुत बड़ी बात है अपने आप में। इसमें कचरे से बिजली बनाना, खाद बनाना और रिसाइकिल करना इसमें शामिल है। ये एक बड़ी उपलब्धि है अपने आप में किसकी, लखनऊ की। ठीक है, सिवरी वेस्ट प्लांट की भूमिका। नगर निगम ने अपने मुख्य डंपिंग साइट सिवरी पर कई तकनीक के जरिए पुराने कचरे को खत्म किया और नए कचरे के लिए जीरो डंप की स्थिति प्राप्त की। 3R का सिद्धांत दिया है शहर ने। क्या किया, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकलिंग। ठीक है, क्या रिड्यूस कर दीजिए या उसको दोबारा यूज कर लीजिए या फिर उसको रिसाइकिल करके दोबारा इस्तेमाल कर लीजिए। 3 कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा है 3R का सिद्धांत। ठीक है, इससे जमीनी स्तर पर लागू किया गया है। घर घर से कचरा उठाने के दौरान ही गीले और सूखे कचरे को अलग करना इसकी सफलता का मुख्य कारण है। प्रदेश में प्रथम स्थान मिला है इसको। यह बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो ये खास बात, यानी कि लखनऊ यह उपलब्धि हासिल करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला नगर निगम बन गया है, जो अन्य बड़े शहरों जैसे कानपुर और गाजियाबाद के लिए एक बेंचमार्क स्थापित करता है अपने आप में। ठीक है, चलिए अब आप बताइए। ये न्यूज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछ लेगा आप एग्जाम में। ठीक है ना। जनवरी 26 में कौन सा शहर ठोस अपशिष्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 100% वैज्ञानिक प्रसंस्करण सुनिश्चित कर रहा है कर उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी बन गया। वाराणसी, इंदौर, लखनऊ, प्रयागराज। अभी तो हमने बताया, मुस्कुराइए आप, लखनऊ में है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना। लखनऊ वाले कपूरथला पे ज्यादा चाय की चुस्की मत मारना, और ना ही दीदी के और पता नहीं कौन सी वो भाई इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा पे कौन सी चाय वाली मैडम फेमस है, नहीं, ज्यादा चाय वाय मत पीना। वहां चाय लोग पीने नहीं आते, मैडम को देखने जाते हैं, है ना भाई साहब। ऐसा है मामला, गुड़गोबर हो जाएगा। पढ़ लीजिएगा, इधर उधर घूमिएगा फिरिएगा नहीं। न ज्यादा 10-90 चौराहा जाइएगा लखनऊ में, न कपूरथला पे चाय की चुस्की मारिएगा, और ना ही कहीं पर कहीं और जाइएगा कचौड़ी खाइएगा, ना बिरयानी खाइएगा, और ना ही प्रयागराज में कंपनी गार्डन, नेत्रपाल चौराहा और क्या कहते हैं आपका जो है नैनी और जो है प्रयाग, वहां पे कुंभ घूमिएगा, है ना। ज्यादा इधर मत घूमिएगा बॉस। ठीक है, कटरा बाजार, नेत्रपाल चौराहा, ठीक है, और इन सब जगहों पर न जा करके, न ही दिल्ली में सीपी और जो है करोल बाग और पता नहीं कहां कहां जाकर के आप लोग जो है नेहरू बिहार वाटिका और कहां कहां घूमते रहते हो आप लोग। ठीक है, वजीराबाद वाले भाई साहब ध्यान रखिएगा आप लोग, वजीराबाद, नेहरू बिहार, ठीक है, करोल बाग, ये जो हब है अपने आप में, ठीक है, मुखर्जी नगर, इन सभी छात्रों से अनुरोध है कि आप लोग अपने अपने स्थान पर रहकर तैयारी कीजिए बॉस। ठीक है, सीपी और जो है क्या कहते हैं लाल किला और इधर उधर जाकर के अपना टाइम मत वेस्ट कीजिएगा। ठीक है ना बॉस। चलिए आइए, भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु, यह समझौता भारतीय सेना को भविष्य के मुद्दों युद्धों के लिए तकनीकी रूप से तैयार करने की दीर्घकालिक योजना है। क्या है, अभी ये चर्चाओं में है। चर्चाओं में क्यों है, क्योंकि इसमें एक समझौता ज्ञापन पर साइन किया गया है। यानी कि अगर मैं प्रश्न की बात करूं तो प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न क्या है इसमें कि अभी हाल ही में भारतीय थल सेना ने उन्नत सैन्य तकनीकों के अनुसंधान और विकास के लिए किस संस्थान के साथ इस ज्ञापन पर साइन किया है, तो भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ साइन किया है। यानी कि थल सेना ने उन्नत सैन्य तकनीकों के अनुसंधान और विकास के लिए, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के साथ में साइन किया है। यही बात यहां पर मेंशन की गई है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा भाई बात को। ठीक है, यह बात हम लिखी, यानी कि यह समझौता मुख्य रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वांटम कंप्यूटिंग, ड्रोन तकनीकी और ऊर्जा संसाधनों पर केंद्रित है। IISc की विशेषता सेना को इन क्षेत्रों में स्वदेशी समाधान विकसित करने में मदद करेगी। ठीक है, तो ये खास बात है। सेना के आर्मी डिजाइन ब्यूरो और IISc के शोधकर्ता मिलकर के काम करेंगे ताकि युद्ध के मैदान में आने वाली चुनौतियों का त्वरित तकनीकी समाधान निकाल सके। तो ये खास पॉइंट आपको दिया करनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है ना। चलिए, बाकी सारे पॉइंट वही लिखे हैं, कुछ अलग इसमें नहीं है। चलिए, और प्रश्न तो मैंने आपसे पूछ ही लिया। IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहां पर है, बेंगलुरु में है। यह फैक्ट भी आप एग्जाम पूछा जाता है। ठीक है ना। तो ये एक बात, इसका आंसर बी वाला सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, 20 सेकंड भाई साहब, ये चर्चाओं में, अभी चर्चाओं में क्यों, क्योंकि पिछले साल कोविड-19 के दौरान दरअसल अमेरिका ने WHO पर कई प्रकार के आरोप लगाए और उस आरोपों के अंतर्गत कहा गया, अमेरिका ने कहा कि बॉस हम जो है अब WHO में शामिल नहीं होंगे। ठीक है, WHO में शामिल ना होने का निर्णय जो है, मतलब बाहर होने का निर्णय अपने आप में एक विचित्र कहानी थी अपने आप में। ठीक है, और कहा WHO को पर आरोप लगाया गया कि आपने
कोविड-19 को लेकर के सटीक जानकारी नहीं दी, आपकी वजह से चीजें इतनी बड़े स्तर पर फैली। आप पैसे का दुरुपयोग करते हैं, आप काम नहीं करते हैं और हम अपने आप को उसे वापस करते हैं। WHO के संविधान के अनुसार अगर आपको वहां से बाहर निकलना तो उसके लिए आपको 1 साल पहले जो है अपनी सूचना देनी होती है और अपना अप्लाई करना होता है। और फाइनली जो है डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने कहा कि बॉस अपन हम बाहर हो रहे हैं। इससे WHO के कई प्रकार के प्रोग्रामों पर, इन्फ्लुएंजा से लेकर के अलग प्रकार के जो डिजीज होती है उन पर, उनको खत्म करने में निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती हैं, फंडिंग की समस्या आ सकती है अपने आप पे, राइट। तो अभी उसकी औपचारिक घोषणा कर दी गई है, यानी कि ट्रंप प्रशासन का यह निर्णय वैश्विक स्वास्थ्य नीतियों और WHO के भविष्य के संचालन को गहराई से प्रभावित करेगा। अमेरिका 1948 में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना के समय से ही इसका संस्थापक सदस्य और सबसे बड़ा दानदाता रहा है। इससे पहले 2020 में भी इसी तरह की घोषणा की गई थी, जिसे बाद के प्रशासन ने वापस ले लिया था। अब 22 जनवरी 2026 को इसे औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया कि भैया अपन हम बाहर हो रहे हैं। पैसा सबसे ज्यादा दे रहा था ना अमेरिका WHO को, इसीलिए वापस हो गया। मेन बात तो यह है, ठीक है, ट्रंप बाबू क्या बिजनेसमैन है और उनको लगता है कि बॉस हम पैसा काहे खर्च करें। वो अपने देश के अलावा वो किसी देश के बारे में रत्ती भर बात नहीं सोचते हैं। उनका बस एक ही काम है, हाई पैसा हाई पैसा हाई पैसा, नहीं, बस वही वाली बात है। वो उन्हें ग्लोबल लेवल से कोई मतलब नहीं है, उसे अपने से मतलब है। यही कारण बढ़ रहा है, ठीक है। अमेरिकी प्रशासन ने संगठन में सुधार, कमी, वित्तीय पारदर्शिता के मुद्दों और निर्णय लेने की प्रक्रिया में निष्पक्षता के अभाव को इस अलगाव का मुख्य कारण बताया कि भैया यह कारण रहा है अलग होने का। हालांकि ये सब कोई कारण नहीं रहा, मेन है पैसा, रुपया, ठीक है। मेन रुपया है बस और कोई कारण नहीं रहा है, ठीक है। तो ये कई सारी चीजें हैं। अमेरिका प्रतिवर्ष लगभग 400 मिलियन से 500 मिलियन डॉलर का योगदान देता था। इसकी अनुपस्थिति से वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रमों, पोलियो उन्मूलन और भविष्य की महामारियों से लड़ने की WHO की क्षमता पर क्या पड़ेगा, असर पड़ेगा। क्योंकि एक बड़ी फंडिंग WHO को करता था अमेरिका, और अमेरिका के बाहर होने से निश्चित तौर पर जो कई प्रकार के जो हमारे उन्मूलन वाले कार्यक्रम थे डिजीज को लेकर के, निश्चित तौर पर उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। ये मेष में पूछ सकता है कि अभी हाल ही में अमेरिका द्वारा WHO से अपने को औपचारिक रूप से वापस देने का नकारात्मक परिणाम क्या होगा या इसका ग्लोबल इफेक्ट क्या होगा, ऐसा प्रश्न आप एग्जाम में पूछा सकता है, तो उसको रेडी कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब बताइए आप लोग, 22 जनवरी 2026 को किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपनी औपचारिक वापसी की घोषणा कर दी है? चीन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर ब्राजील। बहुत आसान सा उत्तर भी हमने जस्ट बताया, सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां पे सब आसान है, बहुत बढ़िया, होशियार तो ही हैं आप लोग, है ना। अब आप बताइए आज का प्रश्न, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 14 सितंबर, 14 नवंबर, अच्छा नवंबर होगा भाई, नंबर हो गया, नवंबर होगा, ठीक है, या 2 फरवरी। बताइएगा वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? बहुतों के लिए बहुत आसान होगा, लेकिन जो नए अभ्यर्थी उनके लिए कठिन भी हो सकता है, ठीक है। आज आपके लिए मेंस का प्रश्न है। मेंस का प्रश्न यह कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान का मूल्यांकन कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। आप 125 या 150 वर्ड्स में इसको लिख सकते हैं। लिख करके आप चाहें तो आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 860444092201 पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी ऑफर 26 जनवरी का हमारे कोर्स पर चल रहा था। किन्हीं कारणों से अगर आप फी पेमेंट करने में दिक्कत हो गई, कोई इश्यू हो गया हो, तो आप एक बार पुनः हमें कॉल करके इस नंबर पे आप कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। 860444092201। यानी किन्हीं कारणों से अगर आप ऑफर का फायदा नहीं उठा पाए थे तो एक बार आप कॉल करके ऑफर का फायदा उठा सकते हैं अभी भी, ठीक है। एक दिन का समय शेष है आपके लिए। चलिए आज के बस इतना ही। बाकी पीसेस फाउंडेशन कोर्स हमारे यहाँ पर चल रहा है, उसके लिए भी आप हमें हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के बस इतना ही, बाकी मिलेंगे हम लोग कल। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ROA परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डी-कोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी ROA परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से
पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल आरओ परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डीकोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में आरओ परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़े। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।